And this is Chaya Yadav and today we will discuss the Regulating Act 1773. इससे पहले लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट 1774, ठीक है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन, फंक्शंस, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा गया है। क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और ये कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक्ट कहाँ पास हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। किस लिए? फॉर इस्टेब्लिशिंग सर्टेन रेगुलेशन फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। जो इंडिया में कंपनी उस टाइम पे है, उसके बेटर मैनेजमेंट के लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये बेटर मैनेजमेंट के लिए तो लाया गया है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि दिस एक्ट इज़ अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस एस, ठीक है। क्या इसका ग्रेट इम्पॉर्टेंस है? देखिए, इट रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इट रीऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम जो है कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरफेयर की, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि ये एक्ट का कितना कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट वाज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो 1600 में ब्रिटिश इंडिया है, और लेकिन ये स्टेप पहली बार उठाया कब? 1773। आप टाइम देख सकते हो कि कितने टाइम बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि अब तो मुझे इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अब इंडिया में मनमानी कर रही थी, और जिससे ब्रिटेन की बहुत बदनामी हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, एंड उसकी कंट्री में भी उसकी बहुत बदनामी हो रही थी कि इंडिया में इतना ज़्यादा इन लोगों ने अत्याचार किया है, तो उसे कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है। तो ये देखिए कि फर्स्ट टाइम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये स्टेप उठाती है, किस चीज़ के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इस एक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम क्या? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आप नीचे जब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस एक्ट की इम्पॉर्टेंस आपने देख ली, और साथ में एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो है, जो ब्रिटिश जो कंपनी है यहाँ पर ब्रिटेन की, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एट्रॉसिटीज़ कर रही है, मीन्स अत्याचार कर रही है। तो उसके अगेंस्ट जो है इन लोगों ने रेमेडीज़ प्रोवाइड की है इंडिया को, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ इन लोगों ने प्रोवाइड की है। तो सबसे पहला पॉइंट जो चेंज आया, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कि इन्होंने सबसे पहले एक मेजर चेंज क्या किया कि कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। और अब क्या इन्होंने चेंज किया है? देखिए कि द फर्स्ट मेजर टेकन अंडर द एक्ट वॉज टू चेंजेस द मैथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट किसके लिए? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड, कि जो कंपनी का डायरेक्टर इंग्लैंड में है उसके अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट के फंक्शंस चेंजेस, इन्होंने मेथड्स को चेंज किया है, ठीक है, कि किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होगा और किस तरीके से उनका रिटायरमेंट होगा कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रीऑर्गेनाइज ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, कि यहाँ पर अब जो है जो कंपनी की गवर्नमेंट है बंगाल में उसको रीऑर्गेनाइज करना है इनको, ठीक है। तो इन्होंने क्या रीऑर्गेनाइज किया कि इस यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि कितनी प्रेसिडेंसी हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है।
मैंने आपको चार्टर पढ़ाते वक्त बताया था, जब मैं प्रेसिडेंसी पढ़ा रही थी, हम लोगों ने ओवरऑल टोटल 3 प्रेसिडेंसी पढ़ी। कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और यही प्रेसिडेंसी हमेशा रहेंगी, ठीक है, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रहेगी। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज जो हैं वो किसके टाइम पीरियड पे बनी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे बनी है, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रेसिडेंसीज में चेंजेस किए, उन्होंने क्या किए कि देखिए कि इन्होंने जो द Regulating Act introduced certain changes in the organization and power of the government of Presidency of Calcutta and दीवानी provinces of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। जो दीवानी प्रोविंसेस थे, मतलब जो दीवानी इनके जो प्रांत थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर भी इन लोगों ने चेंजेस किए और साथ में कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी चेंज किए, उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर में। तो ये सारे चेंजेस आप देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ कि रेगुलेटिंग एक्ट प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। मीन्स इस एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि आप अपने यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं क्या? गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स। किस चीज़ के लिए? फॉर द सिविल एंड मिलिट्री जो गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो सिविल एंड मिलिट्री फंक्शन गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंसी टाउन में कलकत्ता में आप अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स, ठीक है। और जो ये गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स अपॉइंट होंगे वो ही दे वर ऑल्सो टू मैनेज एंड गवर्न दीवानी प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो कलकत्ता में गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स अपॉइंट होंगे इस एक्ट के थ्रू, वो ही गवर्न करेंगे कहाँ पे? दीवानी प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी में लिखा है, देखिए, द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो मैंने यहाँ बोल्ड कर रखा है ताकि आप समझें कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अब यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, आप देख सकते हो कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर अभी तक पोस्ट जो है गवर्नर की होती थी, लेकिन इस एक्ट के थ्रू अब जो पोस्ट गवर्नर की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गवर्नर जनरल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नाउ डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये पोस्ट का जो चेंज हुआ, ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। अगर एमसीक्यू पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें ये पूछ सकता है कि पूछता है कि कौन सबसे पहले गवर्नर जनरल पोस्ट किस एक्ट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, ठीक है। तो ये देखिए, द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर है बंगाल का, अब किस नाम से जाना जाएगा? नाउ डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ में एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब हो गया है उसको कौन कौन असिस्ट करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को आप जानते रहिए क्योंकि हम लोगों को इसका जुडिशियल रिफॉर्म भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल बना इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ और पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इतने पॉइंट्स जो है वो सब आपके एकदम फैक्ट चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप चेंजेस देखिए, मैंने कहा था कि जब आप इसके फंक्शन जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि अब जो गवर्नर बनाए गए बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के वो सबॉर्डिनेट होंगे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड व्हेन 3 प्रेसिडेंसीज
जो अर्लियर, इससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले क्या कंडीशन थी? व्हेन 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो ये जानना है कि इससे पहले क्या था कि जो भी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास है, कलकत्ता है, ठीक है, बॉम्बे है, तो ये अपने अकॉर्डिंग गवर्न होते थे। जैसे सपोज 2 केस हुए और दोनों सेम केस हैं, मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो दोनों की सेम है, और मद्रास में अगर वो केस चल रहा है तो उसमें डिसीजन अलग आता था सेम केस पे, और सेम केस पे कलकत्ता में अगर वो प्रॉब्लम चल रहा है तो उस पर डिसीजन अलग आता था। मतलब कि ये जज पे डिपेंड करता था, वहाँ के प्रेसिडेंसी के गवर्नर पे डिपेंड करता था कि वो अपनी प्रेसिडेंसी में कैसा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो जो चीज़ें सही नहीं थी, सब अपनी मनमानी कर रहे थे तीनों प्रेसिडेंसियों में। इसलिए अब गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू, कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इंटरफेयर किया और उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे सेंट्रल? कि अब जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में आ गई। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अब जो पावर है वो किसके पास आ गई है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ गई है। और जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं अब इसकी सबॉर्डिनेट हो गई हैं। 2 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी? बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको देखने हैं कि कौन कौन सा। यहाँ पे आपने देखा कि अब जो गवर्नर जनरल है वो क्या हो गया? गवर्नर क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया है। ठीक है, ये पोस्ट जो है वो चेंज हो गई है, और अब वो क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ठीक है, और साथ में ये क्या है कि इसका यहाँ का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना इस एक्ट के थ्रू? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना। एंड उसके साथ में क्या एक पॉइंट अटैच है कि जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो ये पॉइंट्स आपको समझना है, क्योंकि हर एक्ट में कुछ नए नए पॉइंट्स हैं, और जब तक आप उन सब में सबसे अलग पॉइंट नहीं ध्यान रखोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे अलग क्या हुआ, तो एक तो सबसे पहले क्या चीज़ें अलग हुई तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके पास क्या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ पहले क्या सिचुएशन थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज फ्रेम लॉ। ठीक है, लॉ फ्रेम करते थे, बट they could be effected only after the approval of the company's court of director in England। वो लॉ तो बनाते थे लेकिन उसको अप्रूव करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? उसको अप्रूव कौन करता था? उसको अप्रूवल कौन देता था? कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन इंग्लैंड। ठीक है, जिसके अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट की बात जो है अभी आप सबसे पहला प्रोविज़न जो इस एक्ट का पढ़े थे कि यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट में बहुत से चेंजेस किए गए। ठीक है, तो वो चेंजेस अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि अभी तक ये रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज जो है वो फ्रेम करती थी लॉ, बट वो अप्रूव्ड होता था कब? इफेक्टिव होता था कब? जब उसको अप्रूवल मिल जाता था कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन इंग्लैंड के थ्रू। ठीक है, अब क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू? अब आपको देखना है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑथराइज द सुप्रीम काउंसिल। ठीक है, जो सुप्रीम काउंसिल है उसको ऑथराइज कर दिया द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कि अब इनको ऑथराइज कर दिया कि आप अपने यहाँ लॉज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए किस चीज़ के लिए कि गुड गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कलकत्ता एंड द फैक्ट्री सबॉर्डिनेट। ठीक है, कि ये लॉ बना सकते हैं किसके लिए? जो फैक्ट्रीज़ हैं जो उनके लिए, और ये फोर्ट विलियम किसे कहा जाता है? कलकत्ता को फोर्ट विलियम कहा जाता है। तो फोर्ट विलियम के अंडर जो सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी जो है वो गवर्नमेंट काउंसिल लॉज बना सकती है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये था कि वो जो लॉ बनाएगी वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉ इनको बनाना था। ठीक है,
कि जो उसके सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अगेंस्ट ना हो। ये लोग ऐसा लॉ बनाएं, ये ध्यान रखें कि जो भी लॉ ये बना रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग, इंग्लिश लॉ के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो पावर रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू मिली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसे बनाई गई, तो ऑथराइज द सुप्रीम काउंसिल, द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को ये अथॉरिटी दी गई कि अब वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब देखना है जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्ट के थ्रू, कि यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको ऑथराइज़ किया ट्रेड करने के लिए, कंपनी को। और जब कंपनी को उसने ऑथराइज़ किया कि हाँ आप अपने यहाँ जो है आप ट्रेड इंडिया में सिर्फ आप ही को मोनोपोली है, आप ही ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर गवर्नर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स आने लगे यहाँ पर इंग्लैंड से, तो सबको लालच आने लगी ट्रेड करने के लिए। तो अब क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि क्या प्रोहिबिट कर दिया गया कि अब जो है जो ट्रेड है वो अब हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, केवल और केवल कंपनी ही कर सकती है। तो सेक्शन 23 ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जनरल, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, गिफ्ट एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है और जो उसके मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, वो सब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये सब लोग जो हैं अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं। जो इंडियंस हैं उनसे गिफ्ट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लॉ किंग मेकर बन गए थे जो ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, यहाँ के जो किंग हैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा के कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके की चीज़ें एलिगेशन लगा के उनको उनके पोस्ट से हटा देते थे और ये कहते थे कि आपके बेटे को मैं किंग बना दूंगा, इसके लिए आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये, और क्या बोलते थे इस 2 लाख रुपए को, कि ये मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये सारी फॉर्जरी ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे यहाँ पर, और यहाँ से अमीर होके ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठने लगे थे। आप समझिए कि जो मर्चेंट्स यहाँ पे ट्रेड करने आ रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठने लगे, वो इतने अमीर हो गए, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। तो यहाँ पर देखिए कि जो अब क्या जो है वो बैन कर दिया गया है। तो सेक्शन 23 ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 provided that Governor General, the members of the council and judges of the Supreme Court, ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसके जो मेंबर्स हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, गिफ्ट एंड रिवॉर्ड्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोहिबिटेड कर दी गई, और साथ में प्राइवेट ट्रेड भी, कि अब कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता है। इस तरीके की चीज़ों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें एक्शन ली गई हैं। ठीक है, कि एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट जो है वो क्या जो है वो एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो और नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर 5 में जो है वो पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कलकत्ता, कि इस एक्ट के थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी सबसे पहले, कि हम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये आपको जानना है कि किस एक्ट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के कलकत्ता फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। और जब यहीं पर डिसाइड हो गया था कि इसके जज कौन होंगे, एलिजा इम्पे जो है वो फर्स्ट जज बने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है,
कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कंपनी जो है वो कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फर्स्ट टाइम इंटरफेयर करेगी, एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, हाँ यहाँ पे कि एक इसमें ये भी था कि ये किसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर, तो एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट जो है कि जो एट्रोसिटीज़ जो अत्याचार कंपनी के सर्वेंट्स कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है इन्होंने रेमेडीज़ प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो चेंजेस हुए हैं, जैसे चेंजेस में आप देखिए कि चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला चेंज जो इन्होंने मेजर चेंज किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड, उसके अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट की पॉलिसी जो थी, वो मेथड था, उसको चेंज किया इन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट जो है रीऑर्गेनाइज ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या रीऑर्गेनाइज किया, इन्होंने सर्टेन जो चेंजेस किए वो ये किए कि जो अब जो ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर में चेंजेस इन्होंने मेनली किए थे, मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया है। जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता एंड दीवानी प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। ठीक है, and the regulating act provided for the appointment of governor general and 4 councillors for the civil and military government of the presidency of Calcutta। ठीक है, इन्होंने ये प्रोवाइड किया कि अब आप अपॉइंट कर सकते हो गवर्नर जनरल, 4 काउंसलर्स फॉर द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। तो ये एक मेन था यहाँ पर। और साथ में देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर अपॉइंट होंगे गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स, वो साथ में जो दीवानी प्रोविंसेस हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, वहाँ पर भी वो जो है मैनेज करेंगे और गवर्न करेंगे। एंड गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नाउ डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर मेंबर्स टू असिस्ट हिम, 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। एंड द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें फैक्ट भी आप देख रहे हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है सबसे पहले इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई, और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड आप अब क्या था, इससे पहले अब सबऑर्डिनेट तो बना दिया गया, लेकिन इससे पहले क्या था, व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, वो सब एक दूसरे से आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट थी, जो प्रेसिडेंसीज थी, अपना अपना उनका अलग अलग लॉज था। जो मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में अब जो है अथॉरिटी किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दी गई लॉ और रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, और ये वो कौन सी प्रेसिडेंसी, कलकत्ता जो फोर्ट विलियम में है, उसको ये पावर दे दी गई। लेकिन ये ध्यान रखना था कि जो लॉज वो कलकत्ता के लिए और उसके जो सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो लॉज बनाएगी वो इंग्लिश लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा इंग्लिश लॉ होता है, ब्रिटेन में जैसे लॉज चलते हैं। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ट्रेड, जो प्राइवेट ट्रेड है उसको टोटली प्रोहिबिटेड कर दिया गया। ठीक है, प्रेजेंट्स लेने से, गिफ्ट लेने से, रिवॉर्ड लेने से, जो ये लोग पैसे इंडियन से ले रहे थे और उसको बोल रहे थे कि गिफ्ट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई। लेकिन आप एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें आप ऑन पेपर देख रहे हैं कि जो कंपनी यहाँ पर एट्रोसिटीज़ फैलाई हुई है उसके अगेंस्ट जो है आप देख रहे हैं ये रेमेडीज़ लाई गई हैं, ये प्रोविज़न के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड किए गए ये सारे प्रोविज़न्स। लेकिन फिर भी ये सिर्फ ऑन पेपर हैं। जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी फॉर्जरी अभी भी चल रही थी। जब आप राजा नंद कुमार का केस पढ़ेंगे इसके लेक्चर 8 में, ठीक है, तब आप समझेंगे कि हाँ मतलब किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट की सारी चीज़ें केवल ऑन पेपर हैं।
ठीक है। तो ये सारी देख लिया कि आपने किस तरीके से बैन कर दिया गया है गिफ्ट लेना, रिवॉर्ड लेना, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की गई कब, इसी एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट ने ये प्रोविज़न दिया गया कि जो है यहाँ पर कलकत्ता फोर्ट विलियम, कलकत्ता को फोर्ट विलियम बोला जाता, तो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो प्रोविज़न जो अर्लियर चार्टर 1753 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए थे उसको ख़त्म करने की बात की गई कि उसमें जो भी जो प्रोविज़न थे जिसके थ्रू मेयर कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश था उसको अब एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के टोटल ये प्रोविज़न्स थे जो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।